दोस्तों, पिछले 24 घंटों के अंदर अमेरिका को लेकर 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें भारत की तरफ से पोस्टल सर्विस को अस्थायी तौर पर अमेरिका के लिए सस्पेंड किया गया है। एम का इंजन की डील, जिसका बड़ा दावेदार अमेरिका भी था, वह अब फ्रांस के हाथों में थमा दी गई है। इस डील का ऐलान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका को लेकर हालिया बयान और अमेरिका की तरफ से नए एम्बेसडर की नियुक्ति भी चर्चा में रही। इन सभी खबरों पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। अब से 4 दिन बाद भारत पर अमेरिका की तरफ से कुल 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अमेरिका का अनुमान था कि इन टैरिफ की वजह से भारत बैकफुट पर चला जाएगा और भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन भारत ने काफी स्मार्टली कदम बढ़ाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर पहुंचे और वहां भारत और रूस के बीच ट्रेड को बढ़ाने तथा शिपिंग सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर कई अहम फैसले किए गए। इसके तुरंत बाद चीनी विदेश मंत्री भारत पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के दौरे का ऐलान किया। इन फैसलों ने अमेरिका को पूरी तरह से चौंका दिया। वहीं जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि भारत रूसी तेल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर वेस्टर्न कंट्रीज, यहां तक कि अमेरिका को भी बेच रहा है और इससे मुनाफा कमाकर रूस की मदद कर रहा है, तो उस पर उन्होंने साफ कहा, अगर इससे प्रॉब्लम है तो आप हमसे मत खरीदो, हम दूसरा मार्केट खोज लेंगे। ये बयान अमेरिका के लिए भारत की तरफ से काफी कड़ा संदेश माना जा रहा है। इसी बीच भारत के डाक विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया है, जो दिखाता है कि टैरिफ की वजह से आगे चलकर कितनी गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। दरअसल डाक विभाग ने अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जाने वाली सभी डाक सेवाओं को 25 अगस्त से अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की नई कस्टम नीति है, जो इसी महीने के अंत से लागू हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बदलाव क्या है और भारत ने क्यों अमेरिका के लिए डाक सेवा रोक दी है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। इस आदेश के तहत अब तक दार 800 तक के सामान पर मिलने वाली ड्यूटी फ्री छूट खत्म कर दी गई है। यानी पहले तक अगर कोई व्यक्ति दार 100 तक का सामान अमेरिका भेजता था तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन अब हर पार्सल और हर शिपमेंट पर ड्यूटी लगाई जाएगी। यही नहीं, हालात को और गंभीर बनाने वाला पहलू यह है कि अमेरिका और भारत के बीच पहले से ही व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था। इसके साथ ही भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। यानी कुल मिलाकर भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 50% तक का बोझ बढ़ा दिया गया है। इस वजह से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और पार्सल सेवा दोनों पर बड़ा असर पड़ रहा है। डाक विभाग ने अपने बयान में कहा है कि 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी डाक आर्टिकल्स, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, अब कस्टम ड्यूटी के दायरे में आ जाएंगे। यह ड्यूटी अमेरिका के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी आईईपीए के तहत वसूली जाएगी। हालांकि एक राहत की बात यह है कि डॉलर तक के गिफ्ट आइटम पर अभी भी छूट दी जाएगी। यानी अगर आप केवल गिफ्ट भेज रहे हैं और उसकी कीमत डॉलर से कम है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। नए नियम के मुताबिक अब अमेरिका जाने वाले हर शिपमेंट पर ड्यूटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कैरियर्स और अमेरिका की कस्टम अथॉरिटी द्वारा तय किए गए क्वालिफाइड पार्टियों पर होगी। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि अमेरिका ने 15 अगस्त को इसके दिशा निर्देश जारी तो कर दिए, लेकिन कई प्रक्रियाएं अब तक स्पष्ट नहीं की गईं। खासकर यह कि क्वालिफाइड पार्टी कौन होगी और ड्यूटी वसूली का सिस्टम कैसे काम करेगा, यह अभी भी अधूरा है। इसी वजह से भारत से अमेरिका जाने वाले एयर कैरियर्स ने साफ कर दिया है कि वह 25 अगस्त के बाद से कोई भी पार्सल या सामान ले जाने में सक्षम नहीं होंगे। उनका कहना है कि अभी तक पूरा सिस्टम तैयार नहीं है, इसलिए वे ऐसे कंसाइनमेंट को स्वीकार ही नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत के डाक विभाग ने यह मुश्किल फैसला लिया।
डाक विभाग ने साफ कहा है कि 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी प्रकार के डाक आर्टिकल्स की बुकिंग बंद कर दी जाएगी। सिर्फ लेटर, डॉक्यूमेंट और डॉलर तक के गिफ्ट्स को ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने पहले से ऐसे पार्सल बुक कर दिए हैं जो अब भेजे नहीं जा सकते, उन्हें पोस्टेज की राशि वापस कर दी जाएगी। दूसरी तरफ भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एम का इंजन की डील अब फ्रांस के हाथों में पहुंच चुकी है और यह भी अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको याद होगा, 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बातचीत की थी। वहीं अब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि एम का इंजन की डील भारत ने फ्रांस को सौंप दी है। भारत अब आखिरकार फ्रांस के साथ मिलकर अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट और आने वाले भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए एक नया और शक्तिशाली इंजन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के बीच पहले से मौजूद मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO बहुत जल्द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखेगा। यह प्रोजेक्ट फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफरन के साथ मिलकर चलाया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें भारत को एक 100% तकनीक का ट्रांसफर मिलेगा, यानी इंजन को डिजाइन करने से लेकर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और प्रोडक्शन तक का काम भारत में ही होगा। अधिकारियों के अनुसार DRDO ने सैफरन के इस प्रस्ताव को सबसे बेहतर माना है। सैफरन पहले से ही भारत में कई तरह के हेलीकॉप्टर इंजनों का निर्माण कर रही है और अब फ्रांस भारतीय वायुसेना के लिए बनने वाले 5वीं पीढ़ी के ट्विन इंजन लड़ाकू विमान एम का यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए नया इंजन तैयार करेगा। यह प्रोजेक्ट DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लैब के साथ मिलकर लगभग $6 अरब यानी करीब 58,000 करोड़ में पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और अब हम उस विमान का इंजन भी भारत में ही बनाने जा रहे हैं। यह काम फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। यह कदम भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि अब तक भारत ऐसा कोई एरो इंजन खुद से नहीं बना पाया है जिसमें पर्याप्त थ्रस्ट टू वेट रेशो हो। यही वजह है कि कई स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोग्राम को बार बार रुकावट का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से 99 इंजनों की सप्लाई करीब 2 साल से देरी का शिकार है। 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसके लिए लगभग 5,375 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब तक डिलीवरी पूरी नहीं हो सकी। इसी कारण तेजस मार्क ए का विमानों के उत्पादन की गति बेहद धीमी रही। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच इंजन के कोर प्रोडक्शन पर अब तक अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। यह इंजन 98 थ्रस्ट क्लास के हैं और इन्हें तेजस मार्क 2 में लगना है। इस प्रोजेक्ट में भारत को केवल 80% तकनीकी हस्तांतरण मिलेगा और इसकी लागत करीब 1.5 अरब है। अगर अमेरिका का यही रवैया रहा तो यह डील भी अमेरिका के हाथ से निकल सकती है। इसके मुकाबले सैफरन के साथ बनने वाला इंजन प्रोजेक्ट कहीं ज्यादा बड़ा और फायदेमंद है। इसमें भारत को IPR और लाइसेंसिंग कंट्रोल मिलेगा, यानी इंजन पर पूरा अधिकार भारत का होगा और भविष्य में भारत चाहे तो इसे किसी और देश को बेच भी सकेगा। ये प्रोजेक्ट भारत में एरो इंजन बनाने के लिए पूरी सप्लाई चेन और इकोसिस्टम तैयार करेगा, जिससे लंबे समय तक देश को फायदा होगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए एक नया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल भी मंजूर किया है, जिसमें निजी कंपनियों की बड़ी भूमिका होगी। इससे विकास की रफ्तार और तेज होगी। मौजूदा टाइमलाइन के अनुसार एमका 2035 तक उत्पादन के लिए तैयार होगा। यह विमान न सिर्फ शक्तिशाली इंजन से लैस होगा, बल्कि इसमें कई अत्याधुनिक खूबियां भी होंगी। इसमें एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन, स्टेल्थ फीचर्स, इंटरनल वेपन बे और एयर इंटेक जैसे डिजाइन शामिल होंगे।
इनसे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे और यह आधुनिक हवाई युद्ध में बेहद कारगर साबित होगा। भारतीय वायुसेना की योजना 7 स्क्वाड्रन यानी कुल 126 एम का जेट्स को शामिल करने की है। शुरुआती 2 स्क्वाड्रन अमेरिकी गेफ-4 114 इंजन से पावर्ड होंगे, लेकिन इसके बाद के 5 स्क्वाड्रन सैफरन के साथ मिलकर बने 120 एन के नए इंजन से उड़ान भरेंगे। हालांकि दोस्तों, फ्रांस के साथ हुई ये डील कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। जिस तरह से अमेरिका का रवैया रहा है, उससे आने वाले समय में कई और बड़ी डिफेंस डील्स अमेरिका की बजाय दूसरे देशों के पास जा सकती हैं। एम का इंजनों के लिए अमेरिका कोई खास ऑफर भी नहीं दे रहा था। फ्रांस और ब्रिटेन बड़े दावेदार थे। इस प्रोजेक्ट के लिए इटली और जापान से भी ऑफर आया था, लेकिन भारत ने अंततः फ्रांस का साथ चुना। दोस्तों, क्या भारत ने सैफरन के साथ जाकर सही फैसला किया या हमें ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ जाना चाहिए था? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली डेली अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।